Hello friends, welcome to CCS IS Academy. Myself अंकुश शर्मा. एक्ट सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853. ओके स्टूडेंट्स, तो इम्पोर्टेंट एक्ट है और पूरा हम इसको थॉरली डिस्कस करेंगे. वीडियो आपको लास्ट तक देखना है. चलिए आगे डिस्कस करते हैं इसको. स्टूडेंट, इस एक्ट को पास किया गया था 1853 में, जिस टाइम पर कंपनी का चार्टर रिन्यू होना था. आप याद करिए लास्ट एक्ट कब आया था. लास्ट एक्ट आया था 1833 में. ओके, तो लास्ट एक्ट आया था 1833 में और उस एक्ट में कंपनी को 20 इयर्स दिए गए थे बट टू एडमिनिस्टर टू रूल इंडियन टेरिटरीज, और कंपनी की कमर्शियल मोनोपोली को खत्म कर दिया गया था. 20 इयर्स कब कंप्लीट होंगे? 1853 में. दैट्स वाई फिर से कंपनी का चार्टर रिन्यू होना था. स्टूडेंट्स, अब आपको एक पॉइंट याद रखना है. इस एक्ट ने कंपनी को 20 इयर्स नहीं दिए. ओके, तो नो 20 इयर्स ये मना कर दिया गया. आपको 20 इयर्स नहीं मिलेंगे. आप इंडियन टेरिटरीज को रूल करते रहिए जब तक पार्लियामेंट अदरवाइज डिसाइड ना करे. तो ब्रिटिश पार्लियामेंट जब तक अदरवाइज डिसाइड नहीं करेगी, आप इंडियन टेरिटरीज को रूल करते रहेंगे. ईस्ट इंडिया कंपनी को ये बता दिया गया था. ओके, इसके बाद स्टूडेंट 1857 आपको पता है वेरी फेमस ईयर. तो 1857 में रिवोल्ट स्टार्ट हो जाता है. ब्रिटिश पार्लियामेंट को एक मौका मिल गया और उसके बाद कंपनी को साइड में कर दिया गया और इंडियन टेरिटरीज को रूल करने की पावर ब्रिटिश क्राउन ने सीधे अपने हाथों में ले ली. ओके, तो आपको याद रखना है इसमें 20 इयर्स अब नहीं दिए गए थे. आगे इसको डिस्कस करते हैं. स्टूडेंट, जो लॉ मेंबर अपॉइंट किया गया था 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में एक लॉ मेंबर अपॉइंट किया गया था और फर्स्ट लॉ मेंबर हमने डिस्कस किया था, दैट वाज लॉर्ड मैकॉले. इसको हमने बोला था फोर्थ मेंबर. ये मेंबर तो था, ये अपॉइंट किया गया था लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए. ओके, इस मेंबर को वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का फुल मेंबर बना दिया गया. ओके, फिर से आपको याद रखना है. देखिए 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया, देन वायसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें कितने मेंबर्स थे? काउंसलर्स थे 4. उसके बाद स्टूडेंट फिर से जब पिट्स इंडिया एक्ट आया तो एक काउंसलर को कम कर दिया गया और कितने काउंसलर हो गए थे? 3. जब 1833 का चार्टर एक्ट आया तो काउंसलर्स के नंबर फिर से बढ़ा दिए गए, बट ये था लॉ मेंबर. लॉ मेंबर जो था ये उस टाइम पर सिटिंग करेगा जब इंडिया के लिए आप लॉ बनाएंगे. ओके, तो ये फुल मेंबर नहीं था. 1853 के एक्ट में इसको फुल मेंबर बना दिया गया. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सेकंड, इस एक्ट ने स्टूडेंट लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए, ओके, तो लेजिस्लेटिव पर्पस के लिए 6 मेंबर्स को और ऐड कर दिया. 1833 में कितने मेंबर को ऐड किया गया था? ओनली 1 लॉ पर्पस के लिए. अभी फिर से लॉ पर्पस के लिए आप देखेंगे 6 मेंबर्स को और ऐड कर दिया गया और जो पहले लॉ मेंबर था उसको फुल मेंबर बना दिया गया. तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो इंडिया के लिए लॉ बनाएगी, इसमें अब स्टूडेंट कितने मेंबर्स हो गए? 12 मेंबर्स. ओके, तो टोटल 12 मेंबर्स हो जाते हैं. इनके नाम देखिए. ये 12 मेंबर्स कौन है? गवर्नर जनरल, कमांडर इन चीफ, 4 मेंबर्स ऑफ गवर्नर जनरल्स काउंसिल. अभी हमने डिस्कस किया ना, 4 मेंबर्स हो चुके हैं. तो गवर्नर जनरल, कमांडर इन चीफ अलग है, उसके साथ साथ 4 मेंबर्स ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 1 regular judge of Supreme Court at Calcutta, and students 4 representative members drawn from among the company servant at least 10 years tenure. जिन ऑफिसर्स के पास 10 ईयर का एक्सपीरियंस था वहां से आप 4 मेंबर्स को ऐड करेंगे. और ये कहाँ से आएंगे? लोकल गवर्नमेंट्स ऑफ बंगाल, बॉम्बे, मद्रास एंड नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस. नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस शॉर्ट फॉर्म में इसको बोला जाता है NWP. ओके, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये NWFP नहीं है, ये है NWP नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस. जो आगरा वाला पार्ट है स्टूडेंट यूपी में, उसको हम NWP बोलते हैं. ओके, NWP नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस. तो यहाँ से 4 बंदे आएंगे. कंडीशन क्या है? कंडीशन एक है कि आपको कम से कम मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए 10 ईयर का और आपने 10 ईयर जो है क्राउन की सर्विस की है. ठीक है, तो इस टाइप से स्टूडेंट 12 मेंबर्स हो चुके हैं, जिसमें से आप फिर से समझिए 12 मेंबर्स में से जो 5 मेंबर्स हैं, ठीक है, गवर्नर जनरल इंक्लूडिंग 4 काउंसलर्स,
ये हैं फुल मेंबर्स गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल की। एक है कमांडर इन चीफ स्टूडेंट, इसके पास आर्मी की पावर है। उसके अलावा 6 मेंबर अभी आपने ऐड कर दिए, ये उस टाइम पर सिटिंग करेंगे जब आप इंडिया के लिए लॉ बनाएंगे, ठीक है। तो इसको इस टाइप से आपको समझना है, जैसे पार्लियामेंट है हमारी, पार्लियामेंट में आप लॉ बना रहे हैं, देन ये जो 12 मेंबर्स हैं सारे के सारे इकट्ठे हो जाएंगे और ये लॉ बना देंगे। उसके बाद जब आप ये लॉ एग्जीक्यूट कर रहे हैं, देन ये जो 6 मेंबर्स हैं जिनको आप बोलते हैं लॉ मेंबर्स, ठीक है, या लेजिस्लेटिव मेंबर्स, ये सिटिंग नहीं करेंगे। फिर उसके साथ क्या होगा कि गवर्नर जनरल सिटिंग करेगा, उसके जो 4 मेंबर्स हैं वो सिटिंग करेंगे और कमांडर इन चीफ को बुलाया जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। इस एक्ट ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहाँ होते थे? लंदन में। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ये पावर दी कि आप न्यू प्रेसिडेंसी क्रिएट कर सकते हैं। साथ में ये भी पावर दी गई थी स्टूडेंट कि आप लेफ्टिनेंट गवर्नर की प्रोविंस या लेफ्टिनेंट गवर्नरशिप प्रेसिडेंसी भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद 1859 में पंजाब के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट कर दिया गया। पंजाब को डलहौजी ने स्टूडेंट अनेक्स कर लिया था 1849 में, और आप देखेंगे इसके बाद 1859 में तो पंजाब को कब अनेक्स किया गया? 1849, और 1859 में इसके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट कर दिया गया। ओके, तो ये भी पावर दी गई है। बिकॉज ऐसा क्यों हुआ था स्टूडेंट? इस टाइम तक कंपनी की टेरिटरी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, न्यू एरिया जो है ये कंपनी इंक्लूड करती जा रही थी। फॉर एग्जांपल सिंध, पंजाब, साथ में डलहौजी ने बहुत सारे एरिया जो है वो अनेक्स कर लिए थे अंडर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो इनको फिर से एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाना था, तो इसलिए ये यूनिक पावर किसको दी गई है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। आगे डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। इस एक्ट के अंडर में असम, बर्मा एंड सेंट्रल प्रोविंस, जिसको आप बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में सीपी, 3 न्यू प्रोविंस क्रिएट की गई। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस एक्ट ने स्टूडेंट बंगाल के लिए एक अलग से गवर्नर अपॉइंट किया। पहले क्या हो रहा था? जो बंगाल का गवर्नर था उसको आपने बोला था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। किसके अंडर में? रेगुलेटिंग एक्ट। याद करिए, रेगुलेटिंग एक्ट के अंडर में आपने गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या डेजिग्नेट किया था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। 1833 का जब चार्टर एक्ट आया तो आपने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था वो बंगाल के लिए भी वर्क कर रहा था। दैट्स वाई स्टूडेंट ये देखा गया कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिकॉज ये बंगाल के लिए मेन वर्क करता है तो ये थोड़ा सा बायस रहेगा बंगाल के लिए। दैट्स वाई स्टूडेंट बंगाल के लिए अलग से गवर्नर अपॉइंट कर दिया गया, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था उसको जो पावर दी गई वो होल ऑफ इंडिया के लिए दे दी गई, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो अब जो गवर्नर होंगे कहाँ होंगे? मेन बंगाल, और जो भी आप प्रोविंस क्रिएट करेंगे, जैसे बर्मा आपने प्रोविंस क्रिएट करती थी, यहाँ पर ही गवर्नर होगा, सीपी में गवर्नर होगा, असम में गवर्नर होगा, बॉम्बे में गवर्नर होगा, मद्रास में गवर्नर होगा, और बंगाल का भी गवर्नर होगा। और इनके ऊपर कौन बैठा हुआ है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ओके स्टूडेंट, तो ये अलग हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के नंबर कम कर दी गई, ये कर दिए जाते हैं 24 से 18, और 18 में से भी स्टूडेंट 6 को कौन नॉमिनेट करेगा? तो आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, 6 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे, नॉमिनेट करेगा ब्रिटिश क्राउन। तो आप देख रहे हैं धीरे धीरे ब्रिटिश क्राउन अपनी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाता जा रहा है। तो ब्रिटिश क्राउन 6 डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट, अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स सिविल सर्वेंट्स को नॉमिनेट करते थे। इस एक्ट ने बोल दिया सिविल सर्विसेज के लिए एग्ज़ाम होगा। ओके, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से अब क्या स्टार्ट हो जाएगा? कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, और इसके लिए सिविल सर्विसेज के लिए स्कीम बनाने के लिए एक कमेटी अपॉइंट की गई थी इस एक्ट के अंडर में। इस कमेटी का नाम आपको याद रखना है, इसका नाम था मैकॉले कमेटी, लॉर्ड मैकॉले। यस, ये वही बंदा है जो 1833 के एक्ट में जिसको लॉ मेंबर बनाया गया था। तो लॉर्ड मैकॉले, इसको आपने अपॉइंट कर दिया कमेटी का हेड, और इसको बोला गया कि भाई आप बताइए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए एग्ज़ाम के लिए। इसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है, और फर्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लंदन में होता है स्टूडेंट सिविल सर्विसेज के लिए, ICS के लिए 1855 में, और यहाँ पर एग्ज़ाम के थ्रू ही अब आप सिविल सर्वेंट बन सकते हैं। बट एक नई प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, ये जो एग्ज़ाम था ये लंदन में हो रहा था,
इंडिया में आप कंडक्ट नहीं करा रहे थे। और 1857 का जब रिवोल्ट होगा उसके बाद हमारे जो लीडर्स हैं ये डिमांड करेंगे कि ये जो एग्ज़ाम है आप लंदन में कंडक्ट कराते हैं इसको इंडिया में भी कंडक्ट कराइए। ओके स्टूडेंट, तो लॉर्ड मैकॉले कमेटी अपॉइंट कर दी जाएगी और ये कमेटी अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के। इसके बाद आपको पता है क्या होगा, 1857 में रिवोल्ट हो जाएगा और उसके बाद इंडियन टेरिटरीज को रूल करने की पावर ब्रिटिश क्राउन के पास आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, और इस पावर को जब ट्रांसफ़र किया जाएगा तो एक एक्ट पास होगा जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट 1858, ये पास होगा और उसके बाद पावर ट्रांसफ़र हो जाएगी। नेक्स्ट एक्ट फिर आएगा स्टूडेंट 1861 का एक्ट। तो ये सारे एक्ट हम आगे के जो हमारे लेक्चर्स होंगे उसमें डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सीरीज़ आप देखते रहिए। अगर एक्ट्स से कोई क्वेश्चन आता है तो इस सीरीज़ जो हमारी चल रही है एक्ट्स वाली, इसके अलग नहीं आएगा। तो हम जो डिस्कस कर रहे हैं वहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा। ओके, तो ये आपको लेक्चर्स जरूर देखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।